हेलो, वेलकम, नमस्कार। मैं हूँ मीनू खरे। 100.7 FM संडे का दिन और हमेशा की तरह आज हमारे साथ प्रोग्राम बातें मुलाकातें में एक ख़ास मेहमान, जिनके बारे में हम बहुत सारे ऐसे तथ्य से आपको अवगत कराएंगे जो शायद आपको नहीं मालूम होंगे। बहुत सारी ऐसी बातें हम करेंगे जो आपको गुदगुदाएंगी, हंसाएंगी। लेकिन इसके पहले यह ज़रूरी हो जाता है कि आपको ये तो बताऊं कि आज के हमारे वो विशिष्ट अतिथि कौन हैं जो आज आपसे बातें मुलाकातें कार्यक्रम में रूबरू होने वाले हैं। हमारे आज के ख़ास मेहमान हैं श्री रत्न संजय जी, महानिरीक्षक सशस्त्र सीमा बल लखनऊ सीमांत। आप 1998 बैच के IPS ऑफिसर हैं, बिहार कैडर से हैं। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि सब कुछ होने के बाद बचपन से ही रेडियो से जुड़े हैं। और रेडियो ही नहीं, वो आकाशवाणी लखनऊ से जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका रत्न संजय जी। और इस प्रोग्राम में आपसे ढेर सारी बातें करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। तो पहला सवाल तो पूछने का यही मन आपसे कर रहा है कि ये नाम रत्न संजय, ये थोड़ा अलग सा लगता है। इसके पीछे क्या कोई राज है, कोई बात है? मैम, इस नाम की कहानी इस प्रकार है। मैं पहले आपको बता दूं कि मेरा काडर बिहार है, तो मैंने बहुत साल बिहार में अपनी सेवा दी है। तो ये नाम कुछ बिहारी पुट का नाम है। बिहार में ऐसे नाम बड़े प्रचलन में है, लेकिन बिहार में मैं पहली बार 1999 में गया था। तो जब मेरा जन्म हुआ था 1974 में, तो मेरा नाम संजय रखा गया। लेकिन मेरी बड़ी बहन और मैं एक ही स्कूल में जाते थे। दीदी हमसे 8 साल बड़ी थी। तो मेरे पिताजी ने सोचा कि दोनों बच्चों का नाम एक जैसा होना चाहिए। वो मेरी बड़ी बहन को बड़े बेटा और मुझको छोटे बेटा बुलाते थे। अच्छा। तो उनका नाम चूंकि रत्ना था, तो उन्होंने मेरा नाम रत्न संजय रखा। रत्न आगे जोड़ दिया। अच्छा। रोचक बात है कि बेटे के नाम में बहन के नाम का कुछ अंश आना चाहिए। और बेटे हो या बेटी, दोनों को एक सा देखना, एक से उनके साथ बात व्यवहार करना। बचपन की बात आई है और मैं अपने लोभ का संवरण नहीं कर पा रही हूँ। पता चला कि आप रेडियो से जुड़े हुए थे, आकाशवाणी लखनऊ से। बिल्कुल। तो वो बताइए कि कैसे आप आकाशवाणी लखनऊ से जुड़े और कब आए थे, क्या क्या होता था? महोदया, मेरे पिताजी को रेडियो से बड़ा आकर्षण था, क्योंकि उनका जन्म 1937 का है। अच्छा। तो उन्होंने उस ज़माने में अपना बचपन गुजारा है जब रेडियो सबसे बड़ा साधन था संवाद का। तो उन्होंने मुझको बचपन में ही रेडियो से जोड़ने के लिए मुझे आकाशवाणी में पहली बार भेजा। और मैं उस समय 7वीं कक्षा में था जब मैं आकाशवाणी आने लगा। और मेरी यहाँ पर मुलाकात सुषमा श्रीवास्तव दीदी से हुई। जी। और वो बाल जगत कार्यक्रम संचालन करती थीं। तो उसके बाद हर रविवार को बिना किसी गैप के मैं टेम्पो पकड़कर आता था। और बाल जगत में मैंने 3 साल हिस्सा लिया। मुझे लगता है 2 साल तक तो एक भी रविवार का गैप नहीं हुआ होगा। बड़ी बात है जी। और उसके बीच में मुझे रेडियो से आकर्षण बढ़ा, तो मैंने कहा कि मैं इनके नाटकों में कैसे हिस्सा ले सकता हूँ। तो मैंने ऑडिशन्ड आर्टिस्ट का भी मैंने यहाँ पर वो एग्ज़ाम पास किया। तो मैंने कुछ नाटकों में भी हिस्सा लिया, जिसके लिए एक चेक मिलता था, जो मेरी पहली आमदनी थी मैम। वो चेक उस ज़माने के जो बच्चे थे उनके लिए वो छोटी सी राशि बहुत बड़ी आमदनी हुआ करती थी। आपकी चेक कितने की थी? मैम, मुझे पहले 40 रुपए के चेक और फिर 60 रुपए के चेक मिलते थे। क्या बात है क्या बात है मैम, मेरी माँ के साथ मेरा जॉइंट अकाउंट था, तो माँ के नाम वो चेक माँ के अकाउंट में चेक जाता था और फिर मुझे वो पैसा। क्या बात है। आपकी बातों से बात एक मुझे भी याद आती है। यहाँ पर मैं तो संगीत की कलाकार थी, आकाशवाणी लखनऊ से जुड़ा संगीत से हुआ। और जो मेरी पहली चेक थी वो 60 रुपए की थी, क्योंकि मैं ग्रेडेड म्यूज़िक आर्टिस्ट थी। और जब वो 60 रुपए की चेक मुझे मिली थी, लग रहा था कि दुनिया मेरी जेब में। बिल्कुल इसी प्रकार की कुछ फीलिंग मुझे भी हुई थी मैम। जी। तो जब बाल जगत कार्यक्रम में आप आते थे और सुषमा दीदी बन के आती थी,
और आपने सतीश ग्रोवर जी का नाम जी लिया। बिल्कुल, वो भी भैया बनकर आते थे सतीश क्या ग्रोवर बात जी। है। डॉक्टर सतीश ग्रोवर मेरे तो डायरेक्टर रह चुके हैं जी। और आज उनकी बातें हो रही हैं। वो अभी इसी लखनऊ में ही रहते हैं जी। सेवानिवृत्ति के बाद। जी। बहुत अच्छा लग रहा है। जी। जिस समय आप बाल जगत कार्यक्रम में आते थे तो वो बहुत सारे गीत भी सुनवाए जाते थे उसमें। खूब गीत सुनाए जाते थे और हम लोगों से चुटकुले भी सुनवाए जाते थे, हम लोगों से कविता पाठ भी कराया जाता था, कई बार अपनी लिखी कविता भी उसमें सुनाते थे। तो ऐसा कोई सप्ताह नहीं बीता 3 साल तक जब आकाशवाणी लखनऊ से मेरी आवाज़ नहीं प्रसारित हुई हो। ये अपने में बड़ा रोचक और अपने में इतना बड़ा हौसला अफजाई करने वाली बात थी कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं फील कर सकती हूँ आपके चेहरे पर जो भाव हैं वो बता रहे हैं, उस ज़माने की कहानी को बयां कर रहे हैं। एक गीत अगर उस ज़माने का याद हो, जब आप बचपन में यहाँ आते थे बाल जगत में, कोई ऐसा गीत जो उस समय बजाया जाता था अगर याद हो तो वो भी हम सुन सकते हैं इस समय। महोदय गीत तो भी मुझे याद नहीं आ कोई रहा और है। गीत जो आपकी पसंद का हो। मैं एक गीत अभी आपको बताता हूँ, बताइए। जो मेरा एक पसंदीदा गीत है और जो बिल्कुल हिम्मत से भर देने वाला गीत है। तो वो मशाल फिल्म का गीत है और उसमें फिल्मांकन हुआ है वो अनिल कपूर जी पर। अच्छा। और वो गाना है जिंदगी आ रहा हूँ मैं, क्या लिए बात है। सपने निगाहों में। ये गाना है मैम। 100.7 FM पर आप प्रोग्राम सुन रहे हैं बातें मुलाकातें। मैं हूँ मीनू खरे। आज मेरे साथ हैं श्री रत्न संजय जी, महानिरीक्षक सशस्त्र सीमा बल। संजय जी, एक बार आपका फिर से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बातों का सिलसिला मैंने संगीत पर छोड़ा था, तो ये बताइए कि आप रेडियो से इतने समय तक जुड़े रहे, रेडियो को आप आज भी उन स्मृतियों को संजो कर आपने रखा है, संगीत से भी कुछ जुड़ाव है क्या? मैम मैं गाना तो नहीं गा पाता हूँ, लेकिन मुझे गाने सुनने का बड़ा शौक है और मुझको वो पुरानी टेक्नोलॉजीज़ जो अब प्रचलन में नहीं हैं उन पर भी गीत सुनने का बड़ा शौक है। तो मेरे पास पुराने एलपी प्लेयर, पुराने एडिसन प्लेयर, पुराने स्पूल टेप प्लेयर मैं धीरे धीरे से संजोकर मैं रखता आया हूँ, ढूंढता आया हूँ और मैं आज भी गाना उन पर सुनने की कोशिश करता हूँ मैम। क्या बात है, क्या बात है। ये आज के लिए बहुत विस्मयकारी है जानना कि कोई इतने महत्वपूर्ण पद पर कार्य करने वाले अधिकारी संगीत में इतनी रुचि रखते हैं और इस कदर रुचि रखते हैं कि वो तमाम उन इंस्ट्रूमेंट्स को भी अपने पास रखते हैं जो आज की डेट में ऑब्सोलीट हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको सर्विस करा के किसी भी तरह से चालू हालत में रख के उन पर गीत सुनते हैं। आपसे बात करते करते जाने कितनी बातें मुझे भी याद आ रही हैं। श्री A.N. शर्मा जी ने मेरे साथ काम किया था एक सीरियल में, रेडियो सीरियल मैंने बनाया था उत्तर प्रदेश में संगीत के 100 वर्ष, और A.N. शर्मा जी एक्साइज कमिश्नर हुआ करते थे और उनको भी यही शौक था। पता नहीं हज़ारों उनके पास पुराने LP रिकॉर्ड्स और उनको बजाने के लिए तमाम ऐसी जो डिवाइसेस थी वो उनके पास थी। और आप ऐसे दूसरे व्यक्ति हैं जिनको मैं इस शौक से वो देख रही हूँ जुड़ा हुआ, क्योंकि आज के ज़माने में तो हर दिन टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो इसके लिए आपको बधाई देती हूँ। संजय जी, अब आपसे बात कुछ करना चाहूँगी कि अक्सर आपने बताया कि पिताजी ने आपको यहाँ पर भेज दिया। जी मैम। माँ की भी कुछ बातें हों? बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं मैम। मेरी माँ और पिताजी का विवाह तब हुआ मैम जब मेरे पिताजी पोस्ट ग्रेजुएट थे और मेरी माँ हायर सेकेंडरी पास थी। तो मेरी माँ और पिताजी में शादी के पहले ही ये करार हो गया। पिताजी ने कहा अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो मैं आपसे शादी नहीं करूँगा, और माँ ने कहा अगर आप मुझे पढ़ाएंगे नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगी। अच्छा, तो अच्छा। उन्होंने शादी के बाद मैम BSc किया, MSc किया, बॉटनी में PhD की मैम। मेरी बड़ी बहन और मुझको पालते पोसते मैम। और मैं अध्यापकों के परिवार से हूँ मैम। मेरे परिवार नाम जान सकते हैं? जी मैम, मेरी माँ का नाम डॉक्टर श्रीमती कमलेश कटियार है और मेरे घर में सभी अध्यापक हैं मैम। मेरे पिता, मेरी माँ, मेरी बड़ी बहन, और मैं भी अध्यापन के क्षेत्र में आना चाहता था लेकिन संयोग मुझे यहाँ ले आया तो मैं पुलिस में आ गया। बस उसी संयोग पे थोड़ी चर्चा की जाए कि ऐसे परिवार से जहाँ पर अधिकतर अध्यापन का कार्य होता हो, सभी लोग उससे जुड़े हों, तो ऐसे में आप कैसे सिविल सर्विसेज में आ गए? कैसे सोचा आपने? क्या सपना ऐसा था, पिता का था, माता का था या आपका स्वयं का था? जी मैम, मुझे अध्यापन का शौक बचपन से था मैम। पुस्तकें घर में चारों तरफ रहती थीं, तो लक्ष्मी तो नहीं लेकिन सरस्वती जी का आवास मेरे घर में ज़रूर था मैम।
और जब मैंने ग्रेजुएशन लखनऊ विश्वविद्यालय से किया तो उसके बाद मेरा मन बहुत दिनों से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जाने का था, क्योंकि भारत की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी मैंने सुन रखा था उसको। तो मैम मेरा संयोग से वहाँ पर एडमिशन हो गया, मैं वहाँ गया मैम, और वहाँ पर मैंने 4.5 साल बिताए मैम। मैंने वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन किया और मैं एमफिल कर रहा था हिस्ट्री में। वहाँ पे मैम बहुत सारे बच्चे हर साल सिविल सेवा परीक्षा देते थे और उसमें सेलेक्ट होते थे। तो मैंने भी मैम उनका अनुकरण किया मैम और देने की चेष्टा की मैम, और मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया तो मैं यहाँ आ गया। लेकिन उसके पहले मैम मेरा जो काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव अध्यापन से था वो आज तक भी बना हुआ है। तो मैं बीच बीच में जब भी मुझे मौका मिलता है, जब भी मुझे आमंत्रण मिलता है, तो मैं बच्चों के पास स्कूलों में जाकर जब भी मुझे कुछ व्याख्यान देने का मौका मिलता है मैं ज़रूर उनसे बात करता हूँ। बच्चों के संबंध में कोई भी मुझे आमंत्रण मिलता है मैं कभी उसको ठुकराता नहीं हूँ। मैं ज़रूर बच्चों से बात करने कॉलेजों में स्कूलों में ज़रूर चला जाता हूँ। वैसे तो आपने कहा कि अध्यापन का शौक़ है, लेकिन आप जिस सेवा में हैं वो अपने आप में बहुत बड़े बड़े सबक देती है। बिल्कुल। और एक तरफ तो सबक मिलते हैं, सीखने का मौका मिलता है, दूसरी तरफ सिखाने का भी मौका मिलता है। आपकी सर्विसेज से जुड़े हुए कुछ अनुभवों को, कुछ अध्यायों को खोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार दोबारा ये मौका है कि आपसे मैं कहूँ कि कोई गीत और भी पसंद का है आपकी। जी, मैं आपको एक गीत बता रहा हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मैम। वो मैम हमारी जो सर्वश्रेष्ठ गायिका भारत की रही हैं लता मंगेशकर जी, उनका गाया गीत है, जिस गीत को सुनकर अक्सर लोगों की आंखों में अश्रुधारा निकल पड़ती है, ऐ मेरे वतन के लोगों। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। मैम। जवाहरलाल नेहरू जी ने भी जब इस गीत को सुना था तो उनके आंखों से आंसू निकल पड़े थे। इसका विशेष महत्व मैम मेरे लिए इसलिए भी है क्योंकि ये 1962 के युद्ध के बाद जब नेहरू जी ने सुना तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। और हमारे वर्तमान संगठन सशस्त्र सीमा बल का गठन भी उसी घटना के बाद हुआ था 1963 में। तो ये मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है ये गीत। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने इस प्रोग्राम में जिसका नाम है बातें मुलाकातें। रत्न संजय जी, आप कुछ चर्चा करना चाहूँगी आपकी सेवाओं के बारे में। थोड़ा जानना चाहूँगी कि जब आपका सिलेक्शन हो गया, आपने IPS को ऑप्ट कर लिया और आप चयनित हो गए, उसके बाद से अब तक का सफ़र जो है वो किन चुनौतियों से भरा रहा, कहाँ कहाँ पर आपने कार्य किया, कैसे कैसे अनुभव रहे? आम तौर पे सब लोग ये सोचते हैं कि सिविल सर्विसेज तो मोस्ट ल्यूक्रेटिव सर्विसेज मानी जाती हैं, लेकिन जो IPS की जो सेवाएं होती हैं बड़ी चुनौतीपूर्ण होती हैं। आप क्या सोचते हैं? मैम बहुत धन्यवाद, आपने ये मुझसे प्रश्न पूछा। बड़ा मुश्किल प्रश्न है। मुश्किल इस संदर्भ में है कि एक तरफ मैं जानता हूं कि 26 साल बीत गए मुझे सेवा में, लेकिन दूसरी तरफ मुझे ये भी मालूम है कि लगता है कि कल ही प्रारंभ हुई थी ये यात्रा और पलक झपकते ही बीत गई है। बाल कब काले थे कब सफ़ेद हो गए मालूम ही नहीं पड़ा। इसमें मैम मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे एक ऐसी जगह कार्य करने का मौका मिला जहाँ अपार प्रेम मिला बिहार में। और मैं बिहार में कई जगह, जैसे मैम गिरिडीह जो अब झारखंड प्रांत में है, छपरा, सिवान, भभुआ, मुजफ्फरपुर, गया, पूर्णिया और पटना, इन जगहों में मैंने अपनी सेवाएं दी हैं। मैं फील्ड पुलिसिंग में भी रहा हूँ मैम, और मैं स्टेट के रिजर्व पुलिस में भी रहा हूँ, मैं सतर्कता में भी रहा हूँ मैम। उसके अतिरिक्त मैंने 7 वर्ष CBI में भी सेवाएं दी हैं। CBI में मैं लखनऊ में और दिल्ली और गाज़ियाबाद 3 जगह प्रतिनियुक्त रहा हूँ। मैंने इसमें सतर्कता में मैम और विशेष अपराध दोनों में कार्य किया है। जम्मू कश्मीर में भी CBI के प्रतिनियुक्ति के दौरान कार्य करने का मौका मिला है, और एक वहाँ पर कांड हुआ था मैम जिसने काफ़ी ज़्यादा लोगों को उद्वेलित किया था। वो शोपियां ज़िले का डबल रेप एंड मर्डर केस था मैम। उसको मैंने एज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन्वेस्टिगेट किया मैम, और हम लोगों ने सिद्ध किया कि जिन लोगों के ऊपर FIR थी वो निर्दोष थे। तो 4 पुलिस अधिकारी जेल में बंद थे डबल रेप और मर्डर के लिए। उनको इन्वेस्टिगेट करके हम लोगों ने जेल से निकाला, और चर्चित हुआ था ये सब कुछ। जी, ये सिद्ध हुआ मैम कि ना रेप हुआ था ना मर्डर। क्या बात है, क्या बात है। सलाम करने का मन करता है कि ऐसे एक इन्वेस्टिगेशन आपने की जो इतनी महत्वपूर्ण है कि निर्दोष पुलिस ऑफिसर्स और उनके ऊपर इतने संगीन आरोप लगे, और न केवल संगीन आरोप बल्कि वो कारावास भी उन्हें झेलना पड़ा,
और उस अपराध के लिए जो उन्होंने किया ही नहीं, और उनकी मुक्ति का मार्ग आपके हाथों में लिखा हुआ था। इस संयोग था मैम, और ईश्वर की कृपा थी जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा जान के। आपसे ना एक बात बोलूं, आपसे बात करते करते मैं भी बहुत शुद्ध हिंदी बोल रही हूँ। आमतौर पे मैं इतनी शुद्ध हिंदी नहीं बोलती हूँ, लेकिन अपने से वो शब्द आ रहे हैं। आपसे पूछने का मन है कि आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है, इतनी शुद्ध हिंदी आप कैसे बोलते हैं? मैम, मैं उत्तर प्रदेश बोर्ड का विद्यार्थी रहा हूँ, तो हमने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट उत्तर प्रदेश बोर्ड से ही किया है। तो हिंदी का स्तर उत्तर प्रदेश बोर्ड का काफ़ी उच्च कोटि का था। तो बड़ा मज़ा आता था। जैसे हम लोग पढ़ते थे, तो जब कोई काव्यांश होता है या गद्यांश, तो हम लोग उसका संदर्भ लिखते थे, फिर भावार्थ लिखते थे। तो हमने कुछ संदर्भ बनाए थे अनुप्रास अलंकार के। जैसे आपको उदाहरण दे रहा हूँ, अब अगर सूरदास जी की कोई कविता है तो उसका हम संदर्भ लिखते थे। तो हिंदी काव्य कामिनी के कोमल कांत कलेवर को काव्य कुसुमों के सुमधुर हारों में पिरोकर कृष्ण आश्रयी शाखा के सगुण मार्गी कवि शिरोमणि सूरदास जी की निम्न पंक्तियां इस प्रकार से क्या बात है महोदय हम लोग लिखते थे। क्या बात तो है। वो हम लोगों के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो तैयारी थी, शायद वही अभी तक तो महोदय, आपसे क्या मैं निवेदन कर सकती हूँ कि कोई काव्यांश आपको याद है क्या, जो आपने कभी रचा हो या कोई और हो जो आप हमें सुनाना चाहें? जी मैम, मैं बहुत थोड़ी सी कविता करता हूँ। ज़्यादा अंग्रेजी में करता हूँ, थोड़ी हिंदी में करता हूँ, यदि आपकी आज्ञा हो। जो आप सुनाना चाहें। जी, मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ। मुझे थोड़ा दुख होता है जिस प्रकार हमारे पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, जिस प्रकार हम लोग अपनी इस पृथ्वी को प्रदूषित कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं, और किस ग्रोथ के लिए कर रहे हैं वो मेरी समझ में कम आती है। इस पर मैंने एक कविता लिखी, अगर आपकी आज्ञा हो तो। अरे, आपसे मैं स्वागत है, और बल्कि मैंने तो आपसे अनुरोध किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पढ़ रहा हूँ जी, स्वागत है। इस कविता का शीर्षक है ग्रोथ। एज द एयर गेट्स मोर वार्म एंड द ओशंस रसल अप स्ट्रॉन्गर स्टॉर्म्स, द सी लेवल्स गो हायर लीविंग अस नन द वाइजर। O pursuit of blind growth, look what have you wrought. In this terminal stage, let us reach the pinnacle of our rage, to finally exchange our mental and physical health. Mental and physical health. जी, Great. To finally exchange our mental and physical health for ephemeral material success and wealth. Great. To increase the EPS and ROI. EPS, earning per share, and ROI is return on investment. To increase the EPS and ROI and to grab the biggest share in the pie. Let us burn down the earth. What is it anyway worth? Me recons, let us leave the moon beacons. Wow. Come honorable shareholder for our last hooray from our corner office on the 221st story. ग्रेट। ये एक सटायर है मैम। ग्रेट। मैं इसमें आपने जिस तरीके से एक सटल वे में, मैसेज बहुत गहरा है, बातें बहुत गहरी हैं, इसको सुन के मेरे मन में ये विचार आया कि पर्यावरण से प्यार करने वाला एक व्यक्ति, एक ह्यूमैनिटी से ही, मनुष्यता से उसे प्रेम होगा। और जिस तरीके से आपने अपने भावों को अभिव्यक्त किया है, ये एक पुलिस ऑफिसर के शरीर में इतने कोमल भाव कहाँ से रहते हैं? जैसे बताया मैम, हम सब एक विद्यार्थी हैं और जीवन भर विद्या अर्जन ही कार्य है मैम हम सबका। हम सब अब एक दूसरे के तजुर्बों से, एक दूसरों से लगातार सीख रहे हैं, चाहे कॉन्शियसली चाहे सबकॉन्शियसली। तो ये भी एक सीखने का ही एक पड़ाव है। और पुलिस की नौकरी तो संयोग है मैम, हम सब किसी तरह से जीविकोपार्जन कर रहे हैं, तो मेरी जीविकोपार्जन का ये एक साधन है पुलिस की नौकरी। अच्छी बातें आप करते हैं, और चीज़ों को बड़ी सहजता से कहने का जो आपका ढंग है वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रभावित करता है। गीत सुनने की बारी है, एक बार फिर से आपकी पसंद का, अगर आप कोई गीत सुनाना चाहें। जी मैम, एक गीत था मैम जिससे बचपन में मैं बड़ा इंस्पायर होता था मैम, जो कि एक तरह से किसी व्यक्ति को करेजियस बनाता है, और अगर मैं कहूँ कि थोड़ा सा डेयरिंग बनाता है। ये गीत मुझे बड़ा पसंद है, किशोर कुमार जी का गीत है मैम, फिल्म है मुकद्दर का सिकंदर। वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा, रोते हुए आते हैं सब, ये गीत मैम।
प्रोग्राम बातें मुलाकातें में आज हमारे साथ रत्न संजय जी हैं, जिनसे हम ढेरों बातें कर रहे हैं उनके जीवन से जुड़ी हुई। संजय जी, माँ के अलावा जीवन में वो कौन सी स्त्री है जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? मैम, मेरी माँ के अतिरिक्त टीचर थी मैम, माउंट कार्मेल स्कूल लखनऊ में सिस्टर विद्या। तो उन्होंने मुझको क्लास 1 और क्लास 2 में पढ़ाया। अब सिस्टर विद्या नहीं है, लेकिन वो मुझे, मेरी माँ के बाद किसी ने मुझे प्रेम किया है उस स्तर का जैसे माँ करती हैं तो सिस्टर विद्या ने किया। तो वो मुझे बड़े सहेज कर क्लास में रखती थी अपनी कक्षा में। और जब हम स्कूल से पास आउट हो रहे थे, दूसरी कक्षा के बाद लड़कों को माउंट कार्मेल स्कूल में उस ज़माने में नहीं रखा जाता था, तो हम माउंट कार्मेल से निकल के फिर महानगर बॉयज़ स्कूल गए मैम, क्लास 3 में। तो उन्होंने मेरी माँ को कहा था कि अपने बेटे को आप बहुत सहेज कर रखिएगा, ये बेटा बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा और इसमें मुझे एक स्पार्क दिखाई पड़ता है। ये उनके शब्द थे, स्पार्क को बुझने ना दीजिएगा, उन्होंने मेरी माँ को कहा था। उन्होंने मुझे मैम बहुत वात्सल्य प्रदान किया, बहुत उन्होंने स्नेह दिया। तो मेरी माँ के बाद मुझे सिस्टर विद्या की बहुत याद आती है। जी, आपने सिस्टर विद्या की बात की, तो सिस्टर विद्या तो आपकी टीचर थी। जी मैम। अब आपकी सिस्टर के बारे में बात कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 जी, जी। मेरी सिस्टर मैम क्योंकि मुझसे काफ़ी बड़ी हैं, 8 साल बड़ी हैं, तो उनका मुझे बड़ा स्नेह हमेशा मिला है। और मुझे ये हमेशा बड़ी रोमांचित करने वाली चीज़ लगती थी कि हमारे साथ ही पढ़ती थी, हम लोगों का एक ही कमरा था घर में। तो मेरी दीदी कहती थी कि भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बता दो। और मैं उसको पढ़ के उनको समझा देता था, तो उनको बड़ा मज़ा आता था। कहती भैया तुम्हारे कारण मुझे अच्छे नंबर आ जाते हैं। अरे वाह, 8 साल बड़ी बहन थी आपकी। 8 साल बड़ी बहन, तो उनका मुझे हमेशा बड़ा स्नेह मिला है और हमेशा हम लोग साथ पढ़ते थे। फिर हम लोगों को शतरंज का चस्का लगा और शतरंज हम लोग खेलते थे। दीदी को मालूम था कि वो मुझसे हमेशा हारेंगी, फिर भी वो हमेशा मेरे साथ खेलती थीं। और माँ और पिताजी देखने आते थे कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो जब वो आने लगते थे हमारे कमरे में ऊपर, तो उनकी पद चाप से हमारी दीदी जान जाती थीं और शतरंज के बोर्ड को बिना किसी गोटियों को हिलाए हुए बिस्तर के नीचे धीरे से रख देती थीं और हम लोग किताबें खोल के पढ़ना शुरू कर देते थे। तो ये बड़ी रोमांचक याद है। हम लोगों ने सालों शतरंज खेला है, दीदी मुझे कभी नहीं हरा पाई, लेकिन उनका मेरे साथ खेलने का वो जज्बा लगातार मौजूद रहा। हमारी दीदी प्रोफेसर हैं वनस्पति विज्ञान की, लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाती हैं। बहुत मज़ेदार बातें होती हैं जो हमारे भाई बहनों के बीच में घट जाती हैं। और कई लोग होते हैं बहुत खुशकिस्मत होते हैं कि उनके कोई मित्र बहुत अच्छा था। मैं हूँ, मेरी भी एक मित्र है, 30 साल से ऊपर हमारी दोस्ती है। तो ऐसा जानना चाहते हैं कि आप के कितने मित्र हैं, क्या कोई ऐसा खास मित्र है या फिर ढेर सारे मित्र हैं जिनके साथ मौज मस्ती पार्टी भी होती है मौका पड़ने पर? मैम मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे जो घनिष्ठतम मित्र हैं उनकी संख्या करीब 10 है। उन 10 में मैं ये नहीं कह सकता कि कौन ज़्यादा घनिष्ठ है। तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। मेरे अभी ऐसे मित्र भी हैं जो मेरे नर्सरी और केजी के समय से आज तक वैसे ही घनिष्ठता बनी हुई है। उतने पुराने मित्र भी हैं मैम। कुछ मित्र हैं मैम जो अब इस समय भौतिक तौर पे दूर हैं। एक मेरा मित्र मैम जर्नलिस्ट है मैम, वो पीटीआई संवाददाता है यरूशलेम में, लेकिन हर 4-5 दिनों में उससे बात होती। मेरे घनिष्ठतम मित्रों में से एक है। एक फैशन डिज़ाइनर है मैम लखनऊ में। एक मित्र मैम बहुत घनिष्ठ है, वो एक निजी क्षेत्र की कंपनी में कार्य करता है। कुछ और मित्र हैं मैम जो मुंबई में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं, कुछ झांसी में रहते हैं मैम, कुछ अध्यापक हैं, कुछ फिल्म मेकर हैं। लेकिन मैम इतने घनिष्ठ हम सब लोग हैं मैम। तो ये इतनी बिजी लाइफ के बीच में इतने घनिष्ठ मित्रों से इतनी ज़्यादा बातें कैसे होती हैं और कब होती हैं? बात मैम लगभग रोज नहीं हो पाती, कई बार तो हफ्तों तक नहीं हो पाती। लेकिन मुझे एक फिराक गोरखपुरी जी का शेर याद आ रहा है मैम, और शायद उसमें कुछ अशुद्धता हो तो आप क्षमा कीजिएगा, लेकिन उसका आशय बिल्कुल स्पष्ट है मैम जी, कि हमारा कोई मित्र ये नहीं कहता कि तुमने बहुत दिनों से बात नहीं की, क्योंकि हम सब लोग इस फलसफे को पूरी तरीके से अंगीकार कर चुके हैं जो इस शेर में है कि मुद्दतें गुजर गईं तेरी याद भी ना आई हमें, पर तुझे भूल गए हों ऐसा भी नहीं। क्या बात है, बहुत शानदार शेर आपने सुनाया।
प्रोग्राम बातें मुलाकातें में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ रत्न संजय जी। और श्रोताओं को बताऊं कि संजय जी महानिरीक्षक हैं सशस्त्र सीमा बल लखनऊ सीमांत में, और मैं तो हमेशा की तरह आपकी दोस्त मीनू खरे प्रोग्राम बातें मुलाकातें लेकर आती हूँ संडे को खास आपके लिए। संजय जी, खाने में क्या पसंद करते हैं? मैम, मैं जितनी प्रकार की चीज़ें मेरी माँ बनाती हैं मुझे बड़ी पसंद हैं। मैं शाकाहारी हूँ, लेकिन मैं शाकाहारी क्षेत्र के सारे व्यंजन मुझे बड़े पसंद हैं। विशेष तौर पे मुझे आंचलिक खाना बहुत पसंद है। तो मैं किसी क्षेत्र में जाता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि आपका यहाँ का जो आंचलिक भोजन है वो मुझे कराइए, मैं वहाँ का स्वाद देना चाहता हूँ। आंचलिक भोजन मुझे बहुत पसंद है। भारत के किसी भी हिस्से में जाता हूँ तो उस प्रकार का भोजन करता हूँ मैम। देसी खाना? देसी खाना मैम। क्या बात है। ये तो, और आजकल आप देखिए बड़े बड़े शहरों में कैसे देसी नाम के जो हैं वो होटल्स होते हैं। एक होटल मैंने देखा था, उसमें कितने सारे जो देसी व्यंजन होते हैं, जैसे फरे हैं, बाटी चोखा है, इस तरीके के तमाम आजकल जो उनके बोर्ड्स हैं वो इस तरीके के लगते हैं जी। और दूसरा मैम, मैंने पिछले 6 माह से स्वयं अपने भोजन में गेहूं और चावल की जगह मैंने प्रारंभ कर दिया है श्री अन्न, मिलेट्स। जी मैम, मैं पूरी तरीके से श्री अन्न ही कर रहा हूँ। जो अनाज है वो मैं श्री अन्न का ही खा रहा हूँ 6 महीने से, और मुझे अपने स्वास्थ्य में गुणात्मक परिवर्तन दिखाई पड़ा। क्या बात है। गेहूं और चावल दोनों को ही हटा दिया मैम, और यानी ग्लूटेन को पूरा हटा दिया। ग्लूटेन को हटा दिया। सरकार की नीति भी थी, लेकिन मैंने कहा कि हम नीति तो लागू कर रहे हैं अपने संगठन में, अपने सीमांत में, लेकिन इसको स्वयं प्रारंभ करें। चैरिटी बिगिंस एट होम जैसा कि कहते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मिलेट्स, श्री अन्न, ये सब हम लोग सुनते रहते हैं, थोड़ा बहुत अपने जीवन में शामिल भी करते हैं, लेकिन उसको पूरी तरीके से उसे अडॉप्ट आपने किया है। संजय जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप पुलिस वाले हैं, हम लोग तो इतना ही समझते हैं कि पुलिस वालों को गुस्सा खूब आता होगा। ये बताइए कि उससे के अलावा भी कभी खूब हंसी मजाक भी होती है लोगों से, या गुस्सा आता है तो कितना आता है? नहीं मैम, मैं काफ़ी ज़्यादा अपने संगठन की बात करूं तो लोग मुझको बताते हैं, क्योंकि मेरे पास तो तुलना करने के लिए कोई तरीका नहीं है, लेकिन हमारे बहुत सारे अधिकारी और कर्मी जो हमारे साथ कार्य करते हैं वो हमको बताते हैं कि शायद आपसे ज़्यादा पुरस्कार देने वाला अधिकारी उन्होंने नहीं देखा या उन्होंने उनके साथ कार्य नहीं करा है। अरे वाह। तो मैं ये मानता हूँ मैम कि कार्य कराने के 2 तरीके होते हैं, पुरस्कार देना और दंड देना। इन्हीं दोनों तरीकों से किसी भी विभाग में नियंत्रण का कार्य चलता है। तो मैं सोचता हूँ कि नियंत्रण ज़्यादा अच्छा पुरस्कार देने से और पीठ थपथपाने से किया जा सकता है बनिस्बत के उनको दंड देने से। पॉजिटिव अप्रोच, बहुत अच्छा लगा। जीवन के प्रति ये आपके दृष्टिकोण को भी दर्शाता है कि जीवन कैसा होना चाहिए। चलते चलते एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, और वो तमाम युवा जो हमें सुन रहे हैं उनके लिए, कि अगर वो भी सिविल सर्विसेज में जाएं और आईपीएस बनने की आकांक्षा रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे इन सर्विसेज के बारे में? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आजकल एक भाव आने लगा है लोगों में कि ये बड़ी मुश्किल जॉब है, क्योंकि कहाँ पोस्टिंग मिल जाए, कैसी पोस्टिंग मिल जाए, आसान नहीं है। तो उन युवाओं के लिए, और दूसरी ओर ऐसे युवा जो बहुत आकांक्षी हैं, उन्हें कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए? जी मैम, मैं दोनों प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो पहला प्रश्न मैम तो ये कि लोगों के मन में ये भाव आता है कि बहुत सुदूर क्षेत्रों में उनकी पदस्थापना या प्रतिनियुक्ति हो सकती है, तो ऐसे में वो किस प्रकार अपने जीवन का निर्वाह कर पाएंगे। तो महोदय, मेरा ये कहना है कि थोड़ा मैं दार्शनिक तौर पर इसका उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होनी है। तो इन दोनों के बीच में जो समय अंतराल है ये तो कट ही जाएगा, वो कट जाएगा अगर कोई चाहे और अगर कोई ना चाहे तो भी। तो ऐसी जगह किया जाए ये समय व्यतीत जहां पर हम कुछ समाज के लिए कर पाएं, अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए, प्रांत के लिए कुछ कर पाएं। तो जहां पर चाहता है संगठन कि आपकी सेवा सबसे बढ़िया होगी, वहां पर वो आपको प्रतिनियुक्त करेगा, वहां पर आपकी पदस्थापना करेगा। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो जहां आपको ले जाएगा। बहुत अच्छी बात ये आपने कही कि जहां पे हमें जो काम भी दिया जाएगा हम उसे करेंगे, अपनी क्षमता के अनुसार बेस्ट करके देंगे। और दूसरा मैम, जो आपने प्रश्न पूछा कि किस प्रकार जो आकांक्षी हैं इन सेवाओं में प्रतिभाग करने के, जी,
उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इस नौकरी में जो संघ लोक सेवा आयोग देखता है वो ये देखता है कि सामान्य ज्ञान कितना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन सामान्य ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। तो अगर वो अभी बाल्यकाल में है तो अभी से अखबार, मैगजीन, रेडियो, टीवी इन सब की तरफ ध्यान देना शुरू करें, खबरों पे ध्यान देना शुरू करें, पूरे विश्व में क्या हो रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में क्या हो रहा है इसकी जानकारी रखें और सतही ना होकर थोड़ा सा गहराई में जाएं। जैसे यदि उनको मालूम पड़े कि नए राज्य बनने की बात हो रही है तो केवल ये नहीं कि अब पहले इतने राज्य थे अब इतने बन गए, नए राज्य बनने के पीछे फलसफा क्या होता है, क्यों बन रहे हैं, इसको पता करें। या जैसे कुछ दिनों से बातें हो रही हैं कि भारत के किसी क्षेत्र में उसी समय सूखा पड़ रहा होता है और किसी क्षेत्र में बाढ़ आ रही होती है, तो नदियों को आपस में जोड़ने की बात चल रही, तो इसके पीछे फलसफा क्या है, ये सब हमारे अखबारों में, मैगजीनों में और अब इंटरनेट के माध्यम से उनको मालूम पड़ सकता है। तो बस जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान अपना मजबूत रखें और बाकी जब परीक्षा के नज़दीक आएंगे तो अपने आप उनको बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़नी शुरू हो जाएंगी जो उनके लिए बड़ी आसान होंगी उस समय ग्रहण कर पाना। उनको एक विषय की तैयारी करनी होगी जो उनके बड़े सारे विषयों में से एक उनको चुनाव करना होगा, वो आसान है। लेकिन सामान्य ज्ञान की पढ़ाई कई वर्षों से करनी होगी। अगर वो अपने चक्षु खुले रखें, अपने कान खुले रखें तो उनको इन डेप्थ नॉलेज। जी बिल्कुल जी। तो संजय जी, आप हमारे स्टूडियोज़ में आए, बातें मुलाकातें प्रोग्राम में आपने शिरकत की, इतने विस्तार से कितनी सारी बातें हम लोगों ने की। वैसे तो बहुत सारी बातें अभी भी बचती हैं लेकिन फिर अगली बार के लिए भी तो कुछ रखना है। बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करती हूँ हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए, आकाशवाणी लखनऊ के स्टूडियोज़ में आने के लिए और 100.7 FM के श्रोताओं के साथ अपनी बातें साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये थे रत्न संजय जी, महानिरीक्षक सशस्त्र सीमा बल लखनऊ, लखनऊ सीमांत, जो हमारे आज के ख़ास मेहमान थे। अगले बार जब बातें मुलाकातें लेकर आऊँगी तो एक बार फिर से हमारे साथ कोई और शख्सियत होगी, कोई और मेहमान होंगे। आज के लिए विदा लेती हूँ मैं, आपकी दोस्त हमेशा की तरह मीनू खरे। सुनते रहिए 100.7 FM, क्योंकि जहाँ हैं आप वहीं हम।